आजकल लोग इंस्टाग्राम पे रीलें या फेसबुक पे यूट्यूब पे रीलें देख के भी अपना भविष्य निर्धारित करते हैं। मेन क्या कौन से एलिमेंट्स हैं जो वास्तु में हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं या इम्पैक्ट करते हैं। कई जगह सत्ता परिवर्तन हुए, कई युद्ध देखे, कई हमने प्राकृतिक आपदाएं देखी। ये तो चलो साल बीत गया, अभी 2 महीने ही रह गए हैं। नेक्स्ट ईयर 2026 कैसा रहेगा? विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं और वो जाकर 26 में थोड़ा और बढ़ेगा, 27 में थोड़ा और बढ़ेगा, फिर 27 के बाद कभी भी विश्व युद्ध। ज्योतिष के साथ एआई का मिलन हो रहा है। बिल्कुल सर। तो ज्योतिष तो गलती कर सकता है, लेकिन एआई कैसे गलती करेगा? और एआई वक्त के साथ अपने आप को इम्प्रूव भी करता जाता है। तो आपको लगता है कि भविष्य में हमें जोशी नहीं मिलेंगे, हम एआई से ही अपना भविष्य देख सकते हैं? ज्योतिष में भी आगे बहुत सारे पार्ट्स हो गए हैं। कुछ ज्योतिष करते हैं, कुछ न्यूमरोलॉजी में आजकल आ गए हैं, कोई लाल किताब को फॉलो करते हैं, कोई हाथ दे के भविष्य बताते हैं, कोई टैरो कार्ड को लेके। आदमी कंफ्यूज है कि वो फॉलो किसको करे। कोई सोने को लेके, चांदी को लेके, कोई शेयर मार्केट में, यहाँ तक कि अब लोग मौतों को लेके भी प्रोडिक्शन करने शुरू हो गए हैं कि इसकी मौत कब होगी, उसकी मौत कब होगी। तो क्या ऐसी कोई विद्या है या ये पत्थर के टुकड़े आदमी का भविष्य चेंज करने की ताकत रखते हैं? पंडित जी से पूछ के लोग अपने बच्चों की डिलीवरी करवाते हैं। रावण था, उसने सारे के सारे 11वें घर पे बिठा दिया था और शनि जी ने 12वें नंबर पे थोड़ी सी लात डाली। हम घर में मंदिर कहाँ बनाएं? कोई ज्योतिष कुछ कहता है, कोई ज्योतिष कुछ कहता है। उपाय बहुत है, लचीला बहुत है, इसके रास्ते निकल जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि पंडित जी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा दान दे दो, उनसे किसी भी तरीके का कुछ भी वो करवा लो। आजकल त्यौहार भी 2-2 आ रहे हैं जी, तो आदमी इसी में कंफ्यूज हो जाता है। कुंडली का क्या महत्व है एक व्यक्ति के जीवन में? अच्छा, एक चीज़ आपसे पर्सनल पूछना चाहूँगा कि जो लोग आपके पास आते हैं, ज़्यादातर का सवाल क्या होता है? क्या आपको लगता है कि जो आने वाली जनरेशन ज्योतिष के साथ जुड़ पाए? तो वो लोग जो प्राचीन काल में देखते थे, वो ज्योतिष तो देखते थे, उनके पास सुपर पावर्स भी थी। आजकल लोग जो भविष्यवाणी करते हैं वो तुक्कों के आधार पर करते हैं। फिर तो अगर किसी को इस फील्ड में कोई जाना चाहे तो उसके लिए क्या आपका मार्गदर्शक है? अच्छा, एक ना दीपक जी, आजकल स्विच वर्ड बहुत चल रहे हैं आजकल, वो भी एक नया ट्रेंड है। क्या सच में कोई इंसान भविष्य देख सकता है? क्या भविष्य में होने वाली घटनाएं का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है? क्या ज्योतिष किस आधार पर भविष्यवाणियां करते हैं? ये कोई साइंस है या हमारी धार्मिक मान्यताएं? इसी चीज़ को समझने के लिए आज स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर दीपक चोपड़ा जी। दीपक जी, हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी को लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारी मिथक लोगों के मन में। दीपक जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि ज्योतिष है क्या? देखिए, ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक ग्रंथ है। आप अपने भविष्य को जानने के लिए आप किस पथ पे चलें, आपका पथ सही है या गलत है, आप कैसे जाएंगे आगे, आप कैसे जाएंगे पीछे, आगे आपके साथ क्या होगा, ये पहले ही हमें ज्योतिष से पता चलता है जी। तो ये कोई साइंस है या हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं कुछ? देखिए, ये धार्मिक मान्यताएं भी है और ये एक हिसाब से साइंस भी है, साइंस के साथ ही जुड़ी है, ठीक है। बट इसकी जो डायरेक्शन है देखने की, ये साइंस से डिफरेंट है। तो हम किस आधार पर फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को प्रेडिक्ट कर सकते हैं? हम ग्रहों को, उनकी पोजीशंस को देखकर, वो किस नक्षत्र में है, किस राशि में है, कितनी डिग्रीज पे हैं, वो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, वो वक्री हैं या वो मार्गी हैं, सब कैलकुलेशंस पूरा देख दूख कर उनके साथ कौन कौन से ग्रह, कितने ग्रह इकट्ठे बैठे हैं, उस हिसाब से हम कैलकुलेशंस का अनुमान लगाते हैं कि अब क्या होने वाला है। तो जैसा कि कहा जाता है कि हमारा भाग्य जो है वो पहले से तय है। हाँ जी। ठीक है, तो फिर कर्म का क्या महत्व है? देखिए, भाग्य जो है उसको चेंज भी किया जा सकता अपने कर्मों के आधार पर सोच में फ़र्क होना चाहिए इंसान के, ठीक है। अगर आप सिर्फ
किसी ज्योतिषी के कहने पर ज्योतिष ने बोला आप राजा बनोगे, ठीक है। अब वो ये सोच लेता है कि मैं राजा बनूंगा, मेरे आगे पीछे सारे सैनिक मंत्री घूमेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर भाग्य के साथ साथ आपकी कर्म भी अच्छे होंगे तो ही आप आगे जा सकते हैं। कर्म का भी लेखा जोखा जरूरी रहता है, पिछले जन्म के कर्म यानी और कि इस जन्म के सिर्फ कर्म। सिर्फ ज्योतिषियों के भरोसे ना रहे। ज्योतिष के भरोसे पूर्ण ना रहे, आप ज्योतिष पे भी विश्वास करें और अपने कर्म पे भी विश्वास करें और फिर चले आगे। कुंडली का क्या महत्व है एक व्यक्ति के जीवन में? देखिए, जन्म कुंडली का बहुत ही ज़्यादा महत्व है एक व्यक्ति के लिए। जब वो इंसान पैदा होता है और जिस समय वो पैदा होता है, उसी समय और उस जन्म की तारीख पर एक चार्ट बनाया जाता है। उस चार्ट में 12 खाने होते हैं। उन 12 खानों में कौन से ग्रह किधर-किधर बैठे हैं और वो कौन-कौन सी डिग्रीज़ पर हैं, और उन्हीं के आधार पर उसका भविष्य का फल देखा जाता है, जो कि एक ज्योतिषी को पता होता है। जब ज्योतिषी उसकी भविष्यवाणी करता है, तो व्यक्ति हैरान हो जाता है, ये कैसे इतना एक्यूरेट बता सकता है। बहुत सारे लोगों का सेम राशिफल है, सेम लगन है उनका, तो एक जैसा ही एक जैसी भविष्यवाणी होती है इतने सारे लोगों की? वो गलत है, क्योंकि जो राशि एक व्यक्ति की है, वही दूसरे राशि दूसरे व्यक्ति की वही सेम है। ऐसे हज़ारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग होंगे, एक ही राशि करोड़ों लोगों की होगी, पर वो फलित पूर्ण नहीं जाएगा। सर, राशि अपनी जगह, जो कि लोगों को साइंटिफिक, हम वेस्टर्न कल्चर को देख रहे हैं कि एरीज़ क्या है, टॉरस क्या है, ऐसा नहीं है। हम जन्म कुंडली के आधार पर ही देखना चाहें, वो सही होगा। अगर हम सिर्फ राशियों के भरोसे जाएँगे तो ये तो मूर्खता होगी, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाएगा, तो वो काम नहीं कर। अच्छा, ज्योतिष में अधिकतर लोगों का विश्वास है भी और नहीं भी, क्योंकि ज्योतिष जो है वो ज्योतिष में भी आगे बहुत सारे पार्ट्स हो गए हैं। कुछ ज्योतिष करते हैं, कुछ न्यूमरोलॉजी में आजकल आ गए हैं, कोई लाल किताब को फॉलो करते हैं, कोई हाथ दे के भविष्य बताते हैं, तो कोई टैरो कार्ड को लेके भविष्य बताते हैं। तो आदमी कंफ्यूज है कि वो फॉलो किसको करे। देखिए, वो फॉलो चाहे सामुद्रिक शास्त्र को करें, पामिस्ट्री, चाहे वो अंक ज्योतिष को करें, चाहे टैरो, हर एक का अपना-अपना महत्व है, देखने का सिस्टम रहता है। अब कौन कितना एक्यूरेट बोलता है, वो उस सामने वाले व्यक्ति के आधार पर है कि वो उसने कितनी मेहनत की, कितनी एक्सपीरियंस लिया इस चीज़ का, फील्ड का, वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उसकी भविष्यवाणी। नहीं, पर इसमें ये तो चलो आप टेक्निकली आप एक्सपर्ट हैं तो ये बात कह रहे हैं। जैसे मान लो मैं हूँ, मेरे जैसा आदमी है जो ज्योतिष को नहीं समझता है, आम आदमी, कोई भी आम आदमी है, वो कैसे फॉलो करेगा? उसको क्या पता है कि यार भविष्यवाणी जो पंडित जी के पास है, वो पंडित जी अच्छी उसकी कुंडली देख सकते हैं, उसके ऊपर या वो हाथ दिखा के, या वो न्यूमरोलॉजी के थ्रू, या वो टैरो कार्ड के थ्रू, या वो लाल किताब के टोटके फॉलो करे, वो क्या फॉलो करेगा? सर, मेरे हिसाब एक आम आदमी के लिए बहुत सारी कन्फ्यूज़न है ये। आपके क्वेश्चन को मैं समझ लिया, क्योंकि ये बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं वही आजकल काफ़ी लोगों के मन में ऐसा चलता है सवाल। पर मेरे आधार पर जो एक नया आजकल ट्रेंड हो गया है, आजकल लोग इंस्टाग्राम पे रीलें या फेसबुक पे, यूट्यूब पे रीलें देख के भी अपना भविष्य निर्धारित करते हैं कि ये। बिल्कुल, आज लोग ज़्यादा समझदार हो गए हैं, वो एक दूसरे के स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं, और जो एक व्यक्ति करता है वही दूसरे भी कर रहे हैं, वही तीसरे भी कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। देखिए, ज्योतिष को समझने के लिए सदियां बीतती हैं। जो हमारे ऋषि मुनियों ने इतना ज़्यादा कैलकुलेशन, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस दे देकर हमें वो जो किताबें दी थी, वो तो जला दी है मुगलों ने। उसके बाद अंग्रेज भी ले गए अपने पास। तो कुछ किताबें जो अब रही हैं हल्का फुल्का, वो हमारा एक्सपीरियंस है। जो किताबें लिख रहे हैं आज का राइटर, एस्ट्रोलॉजर्स, वो अपना एक्सपीरियंस लिख रहे हैं। और जो पीछे उनके दादा परदा जिन लोगों ने धीरे धीरे बता दिया कि ज्योतिष ऐसे चलता है वैसे चलता है, प्राचीन काल में सिर्फ ज्योतिष वैदिक एस्ट्रोलॉजी से चलता था। जो लाल किताब है, कृष्णमूर्ति पद्धति है, नाड़ी ज्योतिष, ये तो अब आए हैं, कुछ 50-100 वर्ष हो गए। उससे पहले तो पूरा का पूरा वैदिक ही चलता था। तो मेरे हिसाब से लोगों को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहिए, और वो एक्यूरेसी उसकी बहुत ज़्यादा है। तो जैसे कि 2025 हमारा बीता है जी, पूरा वर्ल्ड जो है वो डिस्टर्ब रहा है इसको लेके। कई जगह सत्ता परिवर्तन हुए, कई युद्ध देखे, कई हमने प्राकृतिक आपदाएं देखी। ये तो चलो साल बीत गया, अभी 2 महीने ही रह गए हैं। नेक्स्ट ईयर 2026 कैसा रहेगा? देखिए, 2025 इसलिए इतना ज़्यादा दुख भरा रहा, इसमें
काफी लोगों का नुकसान भी हुआ, वर्षा अधिक हो गई, इंडिया और पाकिस्तान का वार भी हुआ। बाहर भी हो गया। और आप देखिए सोना चांदी भी ऊपर नीचे हो गया। जी। बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता जा रहा, फिर एक जगह से थोड़ा सा नीचे आ गया, फिर अब फिर से बढ़ेगा। तो ऐसा सिस्टम इसलिए चल रहा है क्योंकि देखिए एक तो शनि का परिवर्तन, वार की जो पोजीशंस हो गई, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बीच में मंगल कारक राशि में आ गया। मंगल वार का ही तो है, ये साल पूरा का पूरा मंगल का ही है। जी जी। तो और जो वो 6 ग्रह आए मार्च में, 2026 कौन सा होगा? हाँ, तो 2026 में वो भी मंगल का होगा? मंगल का तो वो भी मंगल का ही होगा, मगर इसके साथ साथ उसमें रोल रहेगा बृहस्पति का, शनि का, काफी ग्रहों का ऐसा रोल रहेगा कि जो वार आप देख रहे हो 2025 में, 26 में हो सकता किसी और भी कंट्रीज का वार आ जाए। और जो बाढ़ की परिस्थिति रही 2025 में, इतना नुकसान हो गया जल से, तो इससे भी ज्यादा नुकसान होने के चांसेस है। ये आप कह रहे हैं कि हम हाँ, भूकंप भी आएंगे काफी ज्यादा, हम विश्व युद्ध की तरफ भी बढ़ रहे हैं। विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो जाकर 26 में थोड़ा और बढ़ेगा, 27 में थोड़ा और बढ़ेगा, फिर 27 के बाद कभी भी विश्व युद्ध हो सकता है। ये 25 से लेकर 2032 तक ऐसा रहेगा, इसमें बहुत उथल पुथल रहेगा। बहुत सारे ज्योतिष जो हैं, एस्ट्रोलॉजर, फ्यूचर की चीज़ों को लेके प्रेडिक्ट करते हैं जी। ठीक है। कोई सोने को लेके, चांदी को लेके, कोई शेयर मार्केट में, यहाँ तक कि अब लोग मौतों को लेके भी प्रोडिक्शन करनी शुरू हो गए हैं कि इसकी मौत कब होगी, उसकी मौत कब होगी। तो क्या ऐसी कोई विद्या है या ऐसे ही चल रहा है काम? देखिए, भविष्यवाणियां पहले बहुत ज्यादा होती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं होती थी। उस भविष्यवाणियों में एक तो कई सच भी हुई। ये सच है, वही मैं बता रहा हूँ कैसे होती है सच। एक तो ज्योतिष का, जो इंसान के पास ज्ञान है ज्योतिष का, वो तो रहेगा ही, प्लस जो ईश्वर की आपको शक्ति मिली है देखने की, यानी कुछ लोग उसको सिद्धि बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं इन्होंने अपने मंत्र जाप से देख, जो बोलते हैं वही हो जाता है। तो वो देखने का अलग मेथड रहता है। तो वो लोग जो प्राचीन काल में देखते थे, वो ज्योतिष तो देखते थे, उनके पास सुपर पावर्स भी थी। आजकल लोग जो भविष्यवाणी करते हैं वो तुक्कों के आधार पर करते हैं, फिर वो चीजें होती नहीं। कई एस्ट्रोलॉजर ने तुक्के कर दिए थे, आप जी हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो वार है ये चलेगा 4 महीने, कुछ बोलते हैं 6 महीने, आप जी ये बर्बाद हो, वो तो 3 ही दिन चला, 7 मई से 10 मई तक चल गया, उसके बाद बंद हो गया। फिर वो कैसे हुआ? कोविड के बारे लोगों ने कई भविष्यवाणियां की, जी कोविड अब ये चलेगा, फिर गर्मी आ जाएगी तो खत्म हो जाएगा कोविड, मगर कोविड तो 2 साल तक चला। तो ऐसे नहीं होता, ये तुक्कों से काम नहीं चल सकता। ये भविष्यवाणियों कोई की, सोने चांदी को लेके भी बहुत सारी सोना चांदी का ये है कि बृहस्पति का जब भी आगमन रहा है, जब बृहस्पति मिथुन राशि से स्टार्ट होता है, जब वो प्रवेश करता है, तो थोड़ा थोड़ा क्या है कि उसमें सोना, जब उसका अंतिम पड़ाव रहता है तो सोना इंक्रीज हो जाता है। जैसे 14 मई से बृहस्पति मिथुन राशि में था, उसके बाद 18 सितंबर में वो कन्वर्ट होकर वो कर्क में चला गया। इस बीच में देखिए 18 अक्टूबर को, उसके बाद देख लीजिए आप कि वो सोना बढ़ता ही गया 18 अक्टूबर, उसके बाद धीरे धीरे वो स्टेबल हुआ। 5 दिसंबर को फिर चेंज हो जाएगा बृहस्पति, यानी कि आप कह रहे हैं सोना फिर बढ़ने वाला है। तो फिर बढ़ेगा, मगर इसका आधार जो रहेगा ये आप मार्च अप्रैल के बाद इसकी इंक्रीजमेंट ज्यादा देखेंगे, और ये अगले साल 26 में अक्टूबर नवंबर तक रहेगा। इस बीच में ये 1.5 लाख का भी सोना जा सकता है। अच्छा, 1,60,70 तक भी जा सकता है, 2 लाख नहीं जाएगा फिलहाल, अभी नहीं 2 लाख। हम जेमस्टोन जैसे बहुत सारे ज्योतिष जो होते हैं वो उनको बताते हैं कि आपके ये ग्रह ठीक नहीं है, आप ये वाला जेम पहनो, आप ये पहनो। कोई कहता पुखराज, कोई कहता नीलम, कोई भी जेम पहनो। ये पत्थर के टुकड़े आदमी का भविष्य चेंज करने की ताकत रखते हैं? जी बिल्कुल, ये पत्थर के टुकड़े इंसान का भविष्य चेंज करने का आधार प्रदान रख सकते हैं। वो कैसे? देखिए, सिकंदर ने लसनिया पहना था दाईसूत का यहाँ, और पूरी दुनिया को जीत लिया। कई बड़े बड़े राजा महाराजा रतन पहनते थे, मगर आम आदमी नहीं पहनता। ठीक है, इनमें एनर्जी होती है बहुत ज्यादा। जब हम कोई भी रतन धारण करते हैं, इसमें हमें पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आ जाता है। तो इसका मतलब इसके अंदर शक्ति तो है ना। ये तो मंथन के दौरान जब हुआ था, उसके बाद रतन भी निकले हैं। जैसे लोहा निकलता धातु, वैसे रतन भी है। तो हर चीज का अपना अपना आधार है। रतन से इंसान का इफेक्ट पड़ता है उसके जीवन पर। तो आजकल तो रतन भी असली नहीं मिलते। जी आप सही बोल रहे हैं, आजकल रतन एक सर्टिफिकेट देकर रतन लोगों को बोलते हैं हाँ जी ये तो अब आम आदमी तो हर जगह दुविधा में फंसा हुआ है। वो कैसे जाने कि कौन सा रतन? आम आदमी थोड़ा स्मार्ट ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा अपने आप को स्मार्ट समझता है और अक्लमंद समझता है, इसीलिए वो ऐसे ही रतन पहनता है।
जिसको विश्वास होगा किसी व्यक्ति पे वो उसी से लेगा ना सर। अच्छा, ज्योतिष में मुहूर्त का बड़ा महत्व है। जी बिल्कुल रहता है मुहूर्त। ठीक है। हमने घर प्रवेश करना हो तो हम मुहूर्त ढूंढते हैं, हमने शादियां करनी हो मुहूर्त ढूंढते हैं, कोई भी शुभ काम जब हम करते हैं तो मुहूर्त ढूंढते हैं। मुहूर्त का क्या कंसेप्ट है? जो शुभ समय जिसको कहा जाता है, अभी कोई भी काम करने से पहले जो एक उसकी शुरुआत होती है, उसका क्या कंसेप्ट है? देखिए मुहूर्त जो होते हैं वो नक्षत्रों के बेस पे होता है और माह के बेस पे होता है। जब मास आता है उस मास को देखा जाता है, नक्षत्र को देखा जाता है, फिर उस नक्षत्र में वो हम राशियां भी देखते हैं राशि के दौरान। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि उसमें पंचका भद्रा ये सब तो नहीं आई है, फिर हम ये सूर्य का, उसके बाद हम अभिजीत का देखते हैं, अभिजीत मुहूर्त कब आएगा। फिर मुहूर्त में चौगड़िया, शुभ चौगड़िया, लाभ चौगड़िया, इन चौगड़िया का भी बहुत महत्व है। ठीक है, जो भी मुहूर्त निकलता है वो चौगड़िया से, और सूर्य की क्या पोजीशंस रहती है उसके, क्योंकि जब हम जैसे तिथियां निकालते हैं वो तिथि तो तभी आधार पर प्रधान रखती है जब सूर्य उदय तिथि हो, उसका ज़्यादा महत्व रहता है। ऐसे तिथियों का, वार का, नक्षत्र का, कर्ण का, ये 5 चीज़ें हैं जो पंचांग बनाती हैं। इन्हीं के आधार पर पूरा का पूरा मुहूर्त है। अच्छा, आजकल तो ना कई डिलीवरियां भी जो होती हैं वो मुहूर्त को दे के, पंडित जी से पूछ के लोग अपने बच्चों की डिलीवरी करवाते हैं। आजकल इंसान बहुत फास्ट हो गया, दिमाग तेज चल रहा है इंसान का, तो वो भगवान के उस चीज़ को भी वो चैलेंज दे रहा है। ठीक है, अब ग्रह वो पंडित जी के पास जाता है, पंडित जी अब हमने डिलीवरी करवानी है, तो इस डिलीवरी के दौरान हमें ऐसा नक्षत्र बताइए जो बहुत बेस्ट होगा। पर वो ये नहीं जानते वो बेस्ट नहीं निकल सकता उस हिसाब से। जैसे रावण ने भी अपने टाइम पर ऐसा किया था जब मेघनाथ का जन्म होना था, तो शनि उस टाइम भी वो टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, वो रावण था, उसने सारे के सारे 11वें घर पे बिठा दिया था और शनि जी ने 12वें नंबर पे थोड़ी सी लात डाल दी। ठीक है ना, तो जिसके कारण थोड़ा गड़बड़ हो गया। सारे 11 नंबर पे होते तो फिर तो वो राजा था, वो उसको कोई नहीं हरा सकता था। तो ऐसे ही आजकल भी लोग टेक्नोलॉजी में तेज हो गए हैं, तो उसके आधार पर वो कुंडली बनाते हैं। ये फायदेमंद होता है जी, कुछ चीज़ों पे ये फ़ायदेमंद होता है, ये भी सच्चाई है। पर वो उसकी भी किस्मत है ना, क्योंकि प्लैनेट्स तो हर टाइम पे जो राशि चेंज करते हैं, हर एक का कोई 2 महीने में करता है, कोई 1 महीने में करता है, कोई 1 साल के बाद करता है, इस तरह चलता है। वास्तु का इम्पैक्ट पड़ता है? जी हाँ, वास्तु का भी चाहे impact हमारे घर में हो, ऑफिस में हो। है। जी बिल्कुल पड़ता है, और वास्तु आज से नहीं, ये भी प्राचीन काल से, जैसे जैसे ज्योतिष था प्राचीन काल से, वैसे वास्तु भी प्राचीन काल से। कैसे? कोई उदाहरण नहीं मिलता इसका? देखिए, अगर हम उदाहरण पे जाएँगे ना, तो फिर तो किसी चीज़ का भी उदाहरण नहीं मिलेगा। क्योंकि पृथ्वी कई बार लोग गए, इधर भी खत्म हुए, उधर भी खत्म हुए, फिर धरती पे लोग फिर जन्मे हैं, फिर खत्म हुए, तो ये सिस्टम तो चलता रहता है। अब जो वास्तु है, ज्योतिष है, पूजा-पाठ, ये किसके आधार पर चलता है? हमारी भावनाओं के आधार पे चलता है। जब हमारी निष्ठा, हमारी भावनाएँ सच्ची हो, तो हमें इन चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है। तो वास्तु जो चीज़ें हैं, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, वास्तु होता है, और वास्तु का असर होता है जीवन पर, इंसान के जीवन पे प्रभाव डालता है वास्तु। मेन क्या कौन से एलिमेंट्स हैं जो वास्तु में हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं या इम्पैक्ट करते हैं? देखिए, अगर हम वास्तु के हिसाब से देखें, पहले तो वो जब व्यक्ति अपने घर में जाता है ना, घर में कैसा वास्तु है वो देखना बहुत ज़रूरी है। आजकल देखिए वास्तु खत्म है। आप बोलेंगे कैसे? क्योंकि वास्तु में टॉयलेट जो है, बाथरूम बाहर ही होना चाहिए था हमेशा, मगर आजकल मकान के अंदर वास्तु है। प्राचीन काल में देखो, जो भी हमारे बुज़ुर्ग थे, वो बाथरूम बाहर ही रखते थे, वो घर के अंदर बाथरूम को नहीं लाते थे। वो बेवकूफ़ नहीं थे, वो अक्लमंद थे, उनको पता था इससे हमारा जो वास्तु डिस्टर्बेंस बढ़ेगी, और वो बढ़ रही है। घरों में वास्तु खराब हो चुका है, इंसान कितना भी वास्तु कराए, जब बाथरूम अंदर चला गया, घर के अंदर ही बन गया, तो वो वास्तु समाप्त हो गया। फिर उसके लिए फिर वो येलो पट्टी, ग्रीन पट्टी, इस तरह करके सिस्टम जैसे जैसे पट्टी उससे ठीक हो जाए, पर उससे पूर्ण वास्तु नहीं सुधरता, उससे तब भी प्रॉब्लम रहती है। अच्छा, एक ना एक आम सवाल हर जगह सुनने को मिलता है कि हम घर में मंदिर कहाँ बनाएं? देखिए, ज़्यादातर मंदिर जो होता है वो ईस्ट फेसिंग, जहाँ सूरज चढ़ता है ना, उसी साइड अगर उसका फेस रहे, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। ईस्ट फेसिंग में अगर हम मंदिर का फेस रखें ना, जहाँ से सूरज निकल, क्योंकि सूरज का बहुत महत्व रहता है, उसकी एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी से ही तो हम पॉजिटिव हो सकते हैं, भगवान की पूजा करेंगे।
हमारा मन लगेगा। इसलिए सूर्य का बहुत महत्व है। ईस्ट फेसिंग सबसे अच्छा है। ठीक है। अच्छा, एक ना दीपक जी, आजकल स्विच वर्ड बहुत चल रहे हैं आजकल, वो भी एक नया ट्रेंड है। किसी को कुछ चीज़ चाहिए होती है तो वो कुछ वर्ड्स का जाप करते हैं और वो समझते हैं कि ये हमें थोड़ी देर बाद मिल जाएगी। ऐसा कुछ है? मैं ऐसा नहीं समझता कि ऐसा कुछ करने से इतनी ही जल्दी आपको कुछ प्राप्ति होगी। यहाँ तो अगर आपको कुछ भी मन से प्राप्त करना है, किसी भी चीज़ की प्राप्ति लेनी, इसके लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ती है और एकदम आपको 1 महीने या 2 महीने में ऐसा रिज़ल्ट नहीं आता। यहाँ तपस्या रहती है कई सालों की, फिर जाकर आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपसे पर्सनल पूछना चाहूँगा कि जो लोग आपके पास आते हैं, ज़्यादातर का सवाल क्या होता है? देखिए, जो लोग आते हैं सबसे ज़्यादा आजकल तो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस मैरिज की हुई। लोग सबसे ज़्यादा आते हैं कि मैरिज कब होगी, कैसे होगी? अगर हुई, तो भई अब डिस्टर्ब चल रही है मैरिज, अब क्या होगा? लेकिन एक चीज़ है ना कि हम कुंडलियाँ मिला के शादी करते हैं। देखिए, कुंडली मिलान के लिए भी लोगों उसके को बाद भी डिवोर्स हो रहे हैं। सर वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो अ, देखते हैं कि इतने पॉइंट्स आके 32-36 में से 32 हैं तो बोलेंगे वेरी गुड, 35 होंगे तो और ज़्यादा गुड, 28 ज़्यादा गुड। वो ये नहीं देखते भाई, हमें ठीक है, हमें पॉइंट्स देखने हैं, 36 गुण देखने हैं, मगर उसमें ग्रह मित्री का भी बड़ा विशेष योग है। बकुट दोष भी देखना है हमें। बकुट दोष 1 से 5वीं राशि नहीं होनी चाहिए। अगर वो हुई तो धीरे-धीरे मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। अब लोग आते बोलते हैं नाड़ी दोष 0। अरे 9 नक्षत्र ऐसे जिनमें नाड़ी दोष लगता ही नहीं है। तो ये सवाल है। और कुंडली एक का भी देखना, दूसरे का भी अलग से कुंडली देखना। मान लो एक कुंडली में बहुत ज़्यादा क्रोध दिखा, दूसरी कुंडली में भी एक भी व्यक्ति क्रोधी, तो दोनों क्रोधी कैसे रह सकते हैं? उनका बैलेंस बिगड़ जाएगा घर के अंदर ही। इसीलिए आजकल सिर्फ़ कुंडली इस तरह मिलान नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये एक चीज़ और है ना, जी। कोई ज्योतिष कुछ कहता है, कोई ज्योतिष कुछ कहता है। इसके पॉइंट्स बहुत सारे हैं, उपाय बहुत है, लचीला बहुत है, इसके रास्ते निकल जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि पंडित जी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा दान दे दो तो उनसे किसी भी तरीके का कुछ भी वो करवा लो। तो ये मतलब कि इस चीज़ से कैसे डील करना चाहिए? आजकल ये जो डीलिंग है ना, ये हर प्रोफेशन में हो चुका है। आप डॉक्टर के पास भी जाएँगे ना, वो एक दवाई लिखेगा, दूसरा डॉक्टर दूसरी दवाई लिखेगा, तीसरा डॉक्टर तीसरी दवाई लिख लेगा। ऐसे ज्योतिषी भी हर एक अपना-अपना सिस्टम बनाएगा, ठीक है ना सर? तो अगर एक ज्योतिषी के पास गए, वो बोलेगा इसने कैसे ऐसे दे दे, वो दूसरे चेंज करवा देता सारे, रत्न भी चेंज करा देता। ऐसा नहीं होता। जो वो ईमानदारी से काम करेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। तो अच्छा ज्योतिषी हमेशा अच्छा मार्गदर्शन करेगा। जो ज्योतिषी ज्ञान कम रखता है उसका मार्गदर्शन भी कम ही रहता है, इसलिए वो लिमिटेड ही रहता है, बाद में लोग पछताते हैं। आजकल त्योहार भी दो दो आ रहे हैं जी तो आदमी इसी में कंफ्यूज हो जाता है। दिवाली गई, जी कोई जोशी कहता था कि 20 को है, कोई 21 को है, तो इसमें भी हमने बहुत सारी डिस्टरबेंस देखी। सर, ये चीज़ें पहले भी थी, कई वर्ष पहले भी थी, मगर उस समय सोशल मीडिया नहीं था। आज का सोशल मीडिया में बहुत सारे अनुभवी इतने आए हुए हैं ज्ञानवर्ता, वो पिछले लोग जो प्राचीन काल से पंचांग बना रहे थे, उनको भी चैलेंज करते हैं आजकल। जो वो बोलेंगे वही एक्यूरेट है, पंचांग में जो लिखा वो एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, उदय तिथि का महत्व ज़्यादा रहता है, आजकल लोग मानते नहीं उदय तिथि को। वो बोलते हैं जी मुहूर्त खत्म हो जाएगा। प्राचीन काल आप देखिए, कई कई वर्षों से पहले भी ऐसे होता था। ये कब तक चलेगा? सर ये आगे भी आएँगे, 2035 में भी ऐसा आ सकता है, आप समझ रहे हैं? मगर इन चीज़ों को चैलेंज करने के लिए लोग अब इतने समझदार हो गए, वो खुद जोशी बन गए। पर इसमें एक चीज़ है ना कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लो एक पंडित जी कुछ कहते हैं, दूसरे पंडित जी कुछ कहते हैं। अब लोगों को समझ नहीं आती वो किस पंडित जी की बात सुने। सर ज़्यादातर तो वो उसी को फॉलो करते हैं जिनका सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स रहते हैं। लोगों को लगता है जो अच्छा बोल सकता है वो मुहूर्त भी अच्छा बताएगा, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है सर। अच्छा, आजकल हम अगर ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष के साथ एआई का मिलन हो रहा है। बिल्कुल सर। तो ज्योतिष तो गलती कर सकता है, लेकिन एआई कैसे गलती करेगा? और एआई वक्त के साथ अपने आप को इम्प्रूव भी करता जाता है। तो आपको लगता है कि भविष्य में हमें जोशी नहीं मिलेंगे, हम एआई से ही अपना भविष्य देख सकते हैं? देखिए सर, एआई एक मशीन है, उस पे आपने जो फिट करना है वो वही करेगा, मगर गलतियाँ उससे हो सकती हैं। पर एआई तो अपने एआई आप तो को मेडिकल में भी आया ना सर। रोज अपने आप को इम्प्रूव करता है। सर वो कर रहा है, फिर वो मेडिकल में भी आ गया। कई सर्जरीज़ एआई करवा रहा है, रोबोट्स कर रहे हैं। वो एआई तो ट्यूशन एजुकेशन में भी आ जाएगा।
फिर इंसान कहाँ जाएगा? रोबोटों ने काम करना है, इंसान ने का घर में बैठना है। सर देखिए, एआई किसी हद तक पॉजिटिव हो सकता है, पर किसी हद तक वो नेगेटिव भी हो सकता है। ये भावनाओं का विषय है। ज्योतिष हम जब जाते हैं ना ज्योतिषी या किसी गुरु जी से के पास जाते हैं, तब तो फिर एआई उसका काम भी करेगा। गीता गीता भी बोलेगी एआई। हाँ, कई मंत्रों का जाप करेगा एआई, फिर पूजा हवन भी करवाएगा एआई। तो वो क्या लगेगा? कोई मरेगा उसको भी सिस्टम को एआई करेगा, ऐसा थोड़े होता है सर। तो ये जो एआई का कंसेप्ट है ना सर, आजकल बड़ी जगह हो गया है कि जैसे मान लो हमने कोई पूजा करनी है, जी हमें दिवाली की ही पूजा करनी है जैसे, तो दिवाली में हम यूट्यूब पे या टीवी पे आरती लगा देते हैं सर वो और वो आजकल से वो भी चल रहा है। हाँ, मगर वो थोड़े पूर्ण है कि आपने आरती लगा दी, सुन लिया, आपके कानों ने। भगवान के साथ भी तो कनेक्शन बनाना है। वो कैसे बनाना है? भगवान ने आवाज दी है, होठों को हिलाना है, बोलना है, इतना सुस्त नहीं रहना है। क्या क्या आपको लगता है कि यंग जनरेशन जो आने वाली जनरेशन है आलसी बनेगी सर। वो ज्योतिष के साथ जुड़ पाएगी? सर देखिए, अब ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। जो नई जनरेशन आ रही है वो ज्योतिष का ज्ञान ज्यादा ले रही है। वो इनको भी सुनती है, उनको भी सुनती है, इनको भी सुनती है, चलाते हैं अपने दिमाग का। लेकिन इंफॉर्मेशन का इन्फ्लो इतना ज़्यादा है कि इसमें सही क्या है गलत क्या है वो नहीं जान पाते लोग। हम इंफॉर्मेशन ले तो रहे हैं लेकिन इसमें से सही क्या है गलत क्या है, कितनी लेनी है कितनी माननी है, वो नहीं हमें पता। सर आज के दौर में बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि हर एक का कंसेप्ट अलग अलग है। हर एक एस्ट्रोलॉजर अपना अपना भिन्न जो विचार हैं वो भिन्न रखते हैं। सबके भिन्न विचार हैं। कभी कभी एक साथ दो एस्ट्रोलॉजर्स का भी सेम हो सकता है। पर जो व्यक्ति हैं जो आजकल सीख रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसा भी दौर आएगा जब लोगों को इस चीज़ का बहुत अच्छा ज्ञान होगा और लोगों को कोई मूर्ख नहीं बना सकता। कोई भी एस्ट्रोलॉजर मूर्ख नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि उसको ऑलरेडी ज्ञान आ रहा है। ठीक है ना? तो उसके लिए फायदेमंद है, उसको लेना चाहिए ज्ञान। लेकिन जिसको ज्ञान नहीं है उसके लिए तो आप कुछ भी कह दो वो तो से ज्ञान नहीं है, देखिए वो तो देखिए पहले भी लोगों में ज्ञान नहीं था, मगर अंधविश्वास भी था, विश्वास भी था। वो तो अपने भरोसे अपने मिथ पे चलते हैं सर, कि कैसा आपका सिस्टम है। अच्छा दीपक, ये एक आप अपनी ऐप भी चलाते हैं बर्थ एस्ट्रो के नाम से, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं कुछ। बिल्कुल। वो क्या कर सकते हैं उस ऐप पे? देखिए मैंने एक ऐप बनाया, जैसे आपने अभी एआई का जिक्र किया ना कि एआई सब कुछ बता रहा है आपको। वो क्या है? वो तो फीड किया है ना उसके अंदर। ऐसे ही जो मैंने एप्लीकेशन बनाई है, वो इंसान अपना डेट ऑफ बर्थ डालता, टाइम ऑफ बर्थ डालता, प्लेस, उसको पूरा मिल जाता है। आपको कौन से जेमस्टोन पहने हैं, आपको क्या उपाय करने हैं, आपकी कुंडली में ये बताया गया, ये चीज़ करनी है, ऐसे करना, आपका बहुत जो है चीज़ें जीवन सुधर जाएगा। वो उस एप्लीकेशन में उसका पंचांग बनाया ताकि लोग पंचांग भी देख सकें। उसमें मैंने जो नई आई है, लाल किताब आई है, कृष्णमूर्ति पद्धति केपी एस्ट्रोलॉजी आई है, इसके बाद जो दैनिक राशिफल है वो लाया हुआ है। और इसमें मैं और भी चीज़ें लाने वाला हूँ। जैसे आपने एआई का अभी जिक्र किया है, ये एआई भी इसके साथ मैंने जोड़ना है ताकि एआई से भी वो उस चीज़ को देख सकें। तो एप्लीकेशन में मैंने बहुत मेहनत की है। पिछले 5-6 सालों में मैंने बहुत सुधार दिया है इस एप्लीकेशन को। अभी करीब-करीब 1 मिलियन क्रॉस कर गई है प्ले स्टोर में, और ऐसे 20 से 25 लाख डाउनलोडर्स हैं। बहुत बढ़िया जी। तो आप भी अगर कुछ देखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं, जानने के इच्छुक हैं, तो दीपक जी की ऐप है बर्थ एस्ट्रो, उस पर ज़रूर जाएं। अच्छा दीपक जी, आपकी शुरुआत कैसे हुई ज्योतिष में? देखिए मैंने बचपन से ही ना ज्योतिष में मुझे काफ़ी रुचि रही। पहले तो मैं विश्वास नहीं करता था ज्योतिष पे। तो जैसे ही मेरी माताजी ने इस ज्योतिष पे एक बार मुझे कोई रतन ही पहनाया था, उस रतन से मुझे तो कुछ इतना लगा नहीं, क्योंकि वो रतन जल्दी ही गिर गया था, निकल चुका था वो रतन। तो मैं डरता था मेरी माता कुछ बोले ना। तो वो मैंने अपनी अंगूठी को ऐसे टेढ़ा करके उस अंगूठी को रखा था, क्योंकि मैं हाथ से टेबल टेनिस खेलता था अपने स्कूल के टाइम पे। ये 7वीं करीब जब मैं 7th में पढ़ता था। तो फिर मैं ना रात को पढ़ने बैठता था, तो पढ़ते-पढ़ते एक छोटी-सी किताब आई, कहाँ से आई मुझे मालूम नहीं। तो वो ज्योतिष के कंसेप्ट के बारे में थी, और मेरी कुंडली भी बाहर माताजी ने रखी हुई थी। फिर मैंने चोरी से वो कुंडली लाई और उस कुंडली को देख-देख कर पढ़ने शुरू हो गया। फिर धीरे-धीरे मेरी रुचि बढ़ने लगी। फिर 98 से मैं प्रैक्टिस में आ गया, लोगों की कुंडलियाँ लेता था और खुद ही एनालिसिस करना तो शुरू। आपने पढ़ाई की इसकी कहीं? सर पहले तो पढ़ाई नहीं की थी, उसके बाद मैंने पढ़ाई की विश्व ज्योतिष विद्यापीठ से, ये कलकत्ता की। तो अगर किसी को इस फील्ड में
कोई जाना चाहे तो उसके उसके लिए क्या आपका मार्गदर्शक रहेगा? देखिए, सबसे पहले भावना साफ होनी चाहिए, अच्छी भावना से आप ज्योतिष सीखें। अगर अच्छी भावना से ज्योतिष सीखेंगे, तो वो ज्योतिष आपकी मदद करेगा। पहले-पहले उसको जो ज्योतिष करना है, सीखने के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट करे। पहले ज्योतिष को समझे, पूरा धीरे-धीरे उसके कॉन्सेप्ट्स को समझे, फिर एनालिसिस करने के लिए वो कुंडलियाँ देखे लोगों की। जब वो लोगों की कुंडलियाँ देखेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और पुरानी कुंडलियाँ भी सम्राट अशोक की कुंडली देखें, जिस-जिस व्यक्ति की भी देखें, धीरे-धीरे एनालिसिस करें वो ऐसे क्यों बढ़ गए। तो उस एनालिसिस के आधार पर वो धीरे-धीरे उसकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो नेचुरली सी बात है, वो एक अच्छा ज्योतिषी बन सकता है। अच्छा, आजकल ना एक ये जो ज्योतिष वाला है, ये भी एक बिजनेस की तरह ही लोग इसको लेते हैं। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक कुंडली को देखने के लिए कितना टाइम, आपको एनालिसिस करने में कितना टाइम लगता है सही में? देखिए, एक कुंडली को एनालिसिस करने में ये डिपेंड करता है कि आपका जो भाव है और आपका एक्सपीरियंस कितना है। अगर आपको 20 साल हुए, 30 साल, 50 साल, तो वो ग्रहों की पोजीशन को जब पहले ही देख लेता चार्ट पे, लगन कुंडली से ही, और उसके नक्षत्र को, वो एनालिसिस करना शुरू कर देता। फिर उसके बाद वो विषुवतरीय महादशा में आ जाता है। मगर वो एक्सपीरियंस है तभी वो कर रहा है। अगर कोई बंदे का एक्सपीरियंस कम है, वो पहले देखेगा, आपके सामने फिर देखेगा और उसको डीप कर लेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर कभी-कभी बंदा व्यक्ति फँस जाता है, तो उस चीज़ के लिए वो कुंडली के साथ-साथ अष्टवर्ग भी देख लेता है। अष्टवर्ग के साथ-साथ और भी चीज़ है, षडबल है। उसके बाद हम कई दशाओं के अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म प्रांत तक जाते हैं, ठीक है? वो पूरी एनालिसिस, अगर डीप एनालिसिस करनी हो, तो फिर डीप में आपको अष्टवर्ग का भी इस्तेमाल करना आना कितना चाहिए। टाइम लगता है ये सारे काम? अगर ये काम करना है तो कम से कम आधा 1 घंटा लगेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप करना है, वो सभी करते नहीं हैं सर। तो एआई से ये काम तो एआई चुटकियों में करेगा, क्योंकि उसको अष्टवर्ग भी होगा, ये भी होगा। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ एआई नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा, मशीनों का दौर बढ़ता जाएगा, ठीक है? जब मशीनों का दौर बढ़ता जाएगा, फिर इंसान कहाँ जाएगा? वहीं मशीनों की तरफ जाएगा ना, क्योंकि इंसानों से तो उसको कुछ मिला नहीं, तो वो मशीनों की तरफ जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ज्ञान, फिर इंसान मशीनों का भविष्य देखेगा। मशीनों का भविष्य नहीं, मशीनों का गुलाम हो जाएगा सर वो। क्योंकि मशीनों के आधार पर, वो गलत है सही है उसे नहीं मालूम, जो मशीन बोल रही है वही करेगा वो। अच्छा, ज्योतिष को ना डर का बिजनेस कहा जाता है। हम जितना आप अपने क्लाइंट को डराओगे, वो उतना देगा आपको। डर, देखिए ये बिजनेस आज से नहीं है, ये बिजनेस कई सदियों तक से आ रहा है। इसमें क्या है कि बड़े बड़े पुराने बिजनेस में बिल्कुल, चाहे वो ज्योतिषी हो, चाहे वो बड़ा बाबा हो, कोई कुछ भी हो, उसने पहले उसको डराना है। डराने के बाद वो घबरा जाएगा, घबराने के बाद उसका समाधान पूछेगा, समाधान पूछने के बाद, मगर सब ऐसे नहीं है, सब ऐसे नहीं है कि डराने से कुछ होता है, बट ऑलमोस्ट करीब-करीब 90% ऐसे ही चल रहा है कि डराना है, डराने के बाद वो व्यक्ति बोलेगा करना क्या है, फिर वो उसे बोलेगा भाई ऐसे करो वैसे। अच्छा, एक चीज़ और है, जितने भी ज्योतिष हैं ना, जी, वो सबका अलग-अलग है। कोई किसी को तीर्थ यात्राओं पे भेजता है, कोई किसी से छोटे-छोटे टोटके करवाता है, कोई दान करवाता है। तो समस्या का समाधान करने का अपना एक अलग तरीका जी, जी, बिल्कुल। है ना? ये क्या प्रोसेस है? सर ये सबका अपना-अपना एक्सपीरियंस है। मैं ये नहीं बोलूँगा वो जोशी ऐसा कर रहा है तो वो गलत है। जोशी गलत नहीं है सर। जोशी को कोई ना कोई पावर तो दी है ना लोगों ने, तभी वो जोशी बना है। ईश्वर ने वो पावर दी है, तो वो लोगों का समाधान कर रहे हैं। मैं किसी जोशी को कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करता, और मुझे लगता है अगर वो जोशी है, उसे भगवान ने वो आशीर्वाद दिया तभी वो जोशी है। उसका अपना-अपना मेथड है। कुछ लोग जेमस्टोन नहीं देते और वो सिर्फ़ सिस्टम के साथ ही करते हैं। कुछ लोग ना सिस्टम देते, ना कुछ वो पूजाओं के आधार पर करते हैं। हाँ जी, आप ये यज्ञ करो, ये पूजा का मंत्र पढ़ो, वो मंत्रों के आधार पर ठीक करते हैं। हर एक का अपना-अपना एक्सपीरियंस, अपना मेथड है, अपनी एक्सपर्टाइज़ है। जी, ये चीज़ है। तो मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा। तो ये थे दीपक चोपड़ा जी हमारे साथ। उम्मीद है आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। नमस्कार।